भीख मांगते मांगते जब मैं एक बहुत ही बड़े से घर के पास पहुंची तो मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी, इस उम्मीद में कि यहाँ तो बहुत अच्छी भीख मिल सकती है। जैसे ही दरवाज़ा खुला और सामने खड़े आदमी को मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने कुछ दिनों पहले एक सुनसान सड़क पर मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। उसे देखते ही जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की, उसने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। मैं उसके पैरों पर गिरकर रोती रही, पर उसने मुझ पर रहम नहीं किया और कई दिनों तक उसने कम उम्र में ही मेरे माँ-बाप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ तो मेरे जन्म के 2 साल बाद ही मर गई थी। मेरा कोई भाई-बहन भी नहीं था। लेकिन मेरे पिता माँ के मरने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्हें लीवर और फेफड़ों से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियाँ हो गई थीं, जिस वजह से उनकी तबीयत कभी-कभी अचानक खराब हो जाया करती थी और वो कोई काम भी करने नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। मेरी दादी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी दादी ने उनका इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना ये था कि जब ये कुछ कमाता ही नहीं है तो उसके साथ चाहे जो भी हो, मैं इस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगी। अगर मेरी दादी ने सही टाइम पर मेरे पिता का इलाज करवा दिया होता तो शायद वह ज़िंदा बच जाते। वैसे भी ज़िंदगी और मौत का फैसला तो इंसान के हाथ में नहीं होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी बीमारी का ये सोचकर इलाज ना कराएं कि ये कुछ कमाता ही नहीं है। इस सब के चलते हुए पापा बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे शराब पीना भी शुरू कर दिया था। अगर दादी उनका साथ देती और वह जल्दी ठीक हो जाते तो वो शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाते और ठीक होने के बाद वो भी किसी अच्छे काम पर लग जाते। लेकिन दादी ने तो कभी उन्हें अपने बेटे जैसा प्यार दिया ही नहीं। मेरी दादी और मेरे ताऊ जी से पिताजी का इलाज करवाने के लिए साफ इनकार करवा दिया करते थे और पिताजी का हिस्सा ताऊ जी के नाम कर देने का लालच भी दिया था। उन्होंने उन्हें अच्छे से समझाया कि अगर ये आदमी मर जाएगा तो फिर इसके हिस्से की सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी, क्योंकि इसके कोई लड़का भी तो नहीं है। उन लोगों ने मेरे पिता के मरने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। बची कुची कसर मेरी बुआ ने पूरी कर दी। कुछ समय के बाद फूफा जी का जब काम छूट गया तो बुआ और फूफा भी हमारे ही घर में आकर रहने लगे और फिर वह सब एक हो गए। वो कहते हैं ना कि हमसे जुड़े हुए रिश्तों का अंदाजा हमारे अपनों के जाने से पहले ही बदल जाता है। लोग यही कहते थे कि मेरे पिताजी शराब पीने की वजह से मर गए थे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे पिता शराब की वजह से नहीं बल्कि अपने परिवार से मिली दुत्कार और अपनी बीमारी के चलते मरे हैं। जब उनको ये लगा कि अपने परिवार के लिए उनका जो प्यार है वो कभी भी परिवार वालों को नहीं दिखेगा, तो इस गम में ही उन्होंने शराब पीना शुरू किया था और फिर तो ये उनकी मौत की वजह बन गई थी। मेरी दादी मेरे ताऊ जी से बहुत प्यार करती थी और बुआ से भी, क्योंकि ताऊ जी के सिर्फ बेटे ही थे और उनके पास नौकरी भी बहुत अच्छी थी, जबकि मेरे पिता तो बस एक मामूली से मिस्त्री थे। मेरी दादी बहुत ही लालची औरत थी, उनको हमेशा बस पैसों से ही प्यार था। मेरे पिता उनके छोटे बेटे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने छोटे बेटे से प्यार नहीं किया। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ के साथ मेरी शादी भले ही अरेंज हुई थी, लेकिन हमारे बीच प्यार लव मैरिज जैसा ही था। तुम्हारी माँ को मरे हुए अब काफ़ी साल हो गए, लेकिन फिर भी मैं आज भी तुम्हारी माँ को भूल नहीं पाया हूँ। मैं आज भी उनसे पहले जितना ही प्रेम करता हूँ। हमारे बीच इतना प्रेम होने के बाद भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे। सच में इस बारे में ना तो कभी मेरी माँ ने सोचा था और ना ही कभी मेरे पिताजी ने। यही वजह थी कि मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिताजी ने कभी दूसरी शादी भी नहीं की। मेरी माँ मुझसे मेरे पिता की गोद में छोड़कर मर गई थी। मेरे पिता ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी कि उनका कहना था कि मैं अपनी बेटी को खुद संभाल लूँगा, खुद पाल लूँगा, लेकिन किसी दूसरी औरत के हवाले कभी नहीं करूँगा। बचपन से ही मेरी दादी और ताई ने मेरी माँ के ना होने का मुझ पर फ़ायदा उठाया था। उन्होंने कभी मुझे प्यार मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा था। मेरा जो भी काम होता था वो सिर्फ मेरे पिताजी ही किया करते थे। उन लोगों को तो बस मेरे पिताजी के मरने का इंतज़ार था, क्योंकि वह लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पिताजी के मरने के बाद
उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी की मरते ही उन्होंने इस काम को अंजाम दे दिया था। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। मैंने अपने ऊपर जुल्म होते हुए देखे थे, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह पाई थी। मैंने अपनी दादी और ताई का एक अलग ही रूप देखा था। वो लोग मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी। पढ़ने लिखने की उम्र में उन्होंने मुझे खाना पकाने के लिए लगा दिया था। उन दिनों मुझे अपनों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मेरे अपनों ने ही मेरे पिता के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच लिया था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं उनका सारा घर संभाल रही हूँ, तो ज़रूरत पड़ने पर वो भी तो मेरा साथ दें और मेरी फ़िक्र करें। दादी को अपनी बेटी तो बहुत प्यारी थी, लेकिन अपने बेटे की बेटी से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार मैं भी तो उनके ही घर की बेटी थी। उन्हें मेरा भी ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी माँ के प्यार को तो कभी पा ही नहीं सकी। मैं जानती ही नहीं थी कि माँ का प्यार कैसा होता है। जब तक मेरे पिता जिंदा थे, तब तक किसी की मजाल नहीं थी कि कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात कर सके, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया था। वो घर अपना होते हुए भी अपना नहीं था। मेरी ताई दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा बदसूरत लगती थी, क्योंकि कभी उन्होंने मुझे अच्छा नहीं समझा। इसकी वजह बस यही थी कि उन्होंने कभी भी मुझ जैसी मासूम लड़की पर तरस नहीं खाया था। उन्होंने मेरी माँ की हर चीज़ पर कब्जा कर लिया था, चाहे वो मेरी माँ का सामान हो, मेरी माँ का कमरा हो, वो सब कुछ उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया था। बुआ भी जब यहीं रहने लगी थी, तो वो भी दादी और ताऊ ताई की ही बोली बोलती थी, क्योंकि उन्हें भी ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो उन लोगों का साथ नहीं देंगी, तो वो फिर यहाँ पर आराम से रह नहीं पाएंगी। इसलिए उन्होंने भी मुझ पर कभी तरस नहीं खाया। जब पिताजी जिंदा थे तो मैं अपनी माँ का सामान इस्तेमाल करती थी, लेकिन पिताजी के मरने के बाद तो मेरी दादी और ताई ने मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया था। इस घर की किसी भी चीज़ पर मेरा कोई हक नहीं था। मुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था। नौकरों की तरह ही रूखा सूखा बचा हुआ खाना मुझे दिया जाता था। मेरे ताऊ जी भी ये सब कुछ खामोशी से देखते रहते थे। मेरी दादी का कहना था कि मेरा बड़ा बेटा ज़्यादा पैसे कमाता है और इसीलिए इस घर पर ज़्यादा हक उसका ही है। मेरी ताई के 2 बेटे थे, इसीलिए मेरी दादी ताई को इतना प्यार करती थी कि जैसे इस दुनिया में उनके जैसी कोई औरत ही नहीं है। मगर मेरी ताई कितनी बदतमीज और बुरी औरत थी, ये सब सिर्फ मैं ही जानती थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने आ गए थे और ये समझ आ गया था कि ज़माने में कोई किसी का नहीं है। एक इंसान के चेहरे पर ना जाने कितने नकाब होते हैं और समय बदलने पर वो कितने रूप बदल लेता है। ये सब कुछ मैंने कहीं और से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार से सीखा था। अपने ही घर में रहने वाले लोगों से सीखा था, जो कि सिर्फ नाम के ही मेरे अपने थे। बाकी तो कोई मुझे प्यार की नज़र से कभी देखता ही नहीं था। ताई ने पिताजी के मरने के बाद घर की हर चीज़ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया और घर की हर चीज़ अपने हिस्से में कर ली थी। दादी तो ताई के ऐसा करने पर बस खामोश ही रही, बल्कि उनका साथ भी देती रही। घर में कोई भी काम मेरी ताई की मर्जी के खिलाफ नहीं होता था। ताऊ जी भी ताई जी से बहुत डरते थे और यही वजह थी कि मेरी ज़िंदगी खराब होती चली जा रही थी। मुझे पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। जब मेरे पिता थे तो अपनी कमाई से वो मुझे स्कूल भेज दिया करते थे, लेकिन जिस दिन से मेरे पिता की मौत हुई, उस दिन से मेरी ताई ने मेरे कंधों पर घर की जिम्मेदारियां डाल दी और तब से मेरा पढ़ने लिखने का सपना भी चूर चूर होकर रह गया था। पिताजी जिंदा होते तो मेरे सारे सपने पूरे करते थे, मगर यहाँ तो सब मेरा सपना तोड़ने पर लगे हुए थे। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। भला कोई मेरी किसी चाहत को क्यों पूरा करता। मेरी ताई और दादी तो मुझे अपना दुश्मन समझती थी। इसी वजह से उन दोनों ने मुझे इस घर से निकालने का फैसला कर लिया था और सोच लिया था कि वो मुझे कहाँ पर भेजेंगी, क्योंकि उन्हें इस बात की भी बहुत फिक्र लगी रहती थी कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला कि मेरी दादी और ताई ने ही मुझे घर से निकाल दिया है, तो इस बात पर लोग उनकी बहुत बेइज्जती करेंगे। बस उनको अपनी इज्जत की फिक्र थी। इस वजह से वो लोग मुझे अपने घर में अब तक बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने प्लानिंग करके इस बात का भी सॉल्यूशन निकाल लिया था। वो लोग इतने अच्छे तो नहीं थे कि मेरे लिए किसी अच्छी जगह पर रहने का इंतजाम करते। इसीलिए मेरी ताई ने मुझे एक कोठे वाली औरत के हवाले कर दिया। इसका मतलब यही था
कि उन्होंने मुझे कोठे पर बेच दिया था और आसपास वाले लोगों से ये कह दिया कि मैं खुद ही घर से कहीं भाग गई हूँ। बल्कि असलियत तो ये थी कि उन्होंने कोठे वाली बाई से मेरी बहुत ही महंगी कीमत वसूल की थी। मैं 11 साल की उम्र में ही कोठे पर बिक गई थी। वो औरत जब मुझे लेने के लिए आई तो पहले तो बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी। वो कभी मुझे देख तो कभी मेरी ताई की तरफ देखती, क्योंकि उस औरत को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने ही घर की बेटी को कोठे पर कैसे बेच सकता था। मगर ये सच था, मेरी ताई ने मुझे बेच दिया था, क्योंकि वो औरत तो मुझे अपना दुश्मन समझती थी। उसने मुझे घर से निकालकर उस कोठे वाली बाई के हवाले करके घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उस वक्त बहुत रो रही थी कि मुझे उसके साथ नहीं जाना है, मुझे अपने पिताजी के घर में रहना है। लेकिन मेरी आवाज़ तो जैसे किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। मैंने अपने ताऊ जी को भी बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने घर पर होने के बावजूद भी मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनी। बहुत देर तक इसी तरह से मैं रो रो कर ताऊ जी को आवाज़ लगाती रही, लेकिन कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया। तो वो औरत मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में लेकर बैठ गई। उस औरत ने मुझसे कहा कि देख लड़की, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चल। मेरे साथ चलेगी तो हमेशा फायदे में रहेगी। अब मैं उसी के सहारे पर थी। वो मुझे जहाँ भी ले जाती, मुझे उसकी मर्जी के मुताबिक ही जाना था। थोड़ी दूर गाड़ी चलने के बाद हम एक पुरानी सी कोठी पर पहुँच गए थे। उस औरत ने मुझे बताया कि ये कोठा है और यहाँ पर लड़कियाँ बेची और खरीदी जाती हैं, और तेरी ताई ने भी मुझसे तेरी बहुत महंगी कीमत वसूल की है। वो बोली कि यहाँ पर तेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं। मैंने तेरी कीमत चुकाई है और इसीलिए मुझे तेरी कीमत भी वसूल करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे तुझ पर तरस आ रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं? मुझे भी अपना पेट पालना होता है और जो मुझसे ऊपर लोग हैं उन्हें जवाब देना होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जब तक तू यहाँ आराम से रह सकती है रहे। मैं तेरे साथ किसी भी तरह का कोई गलत काम ना करूं और इसे तू अपना ही घर समझ। वो कहने लगी कि यहाँ पर रहने वाली सब लड़कियाँ काम भी करती हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो कोठे पर रहकर काम करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो बाहर भी भेजी जाती हैं। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस औरत की सारी बातें सुनती जा रही थी, लेकिन अब ये मेरी किस्मत थी, इसलिए मैं चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी। हफ्ते 2 हफ्ते तो मेरे वहाँ आराम से बीत गए, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत बड़ा सेठ आया और उसने लाइन से सारी लड़कियों को खड़ा करवाया। उन लड़कियों के साथ मैं भी खड़ी हुई थी। तभी उस सेठ की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने उस कोठे वाली औरत से पूछा कि अभी तक इस लड़की का कोई इंतजाम नहीं किया। तो उस औरत ने डरते हुए इनकार कर दिया। इस पर उस सेठ आदमी ने उस औरत के जोरदार तमाचा मारा और कहने लगा कि ये तेरी बेटी नहीं है जो तू इस पर माँ का प्यार लुटा रही है। इसकी बहुत महंगी कीमत चुकाई गई है, तो इसकी कीमत कौन वसूलेगा? वो उसे बहुत गलत सलत बातें कहकर सुनाने लगा और उसने फरमान सुना दिया कि आज ही मेरे काम का पहला दिन होगा और आज से मुझे काम पर लगा दिया जाएगा। उस वक्त मुझे उनकी बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब रात हुई तो मुझे तैयार किया जाने लगा। मैंने देखा था कि जब मुझे कमरे में भेजा जा रहा था तो उस कोठे वाली औरत की आंखों में आंसू थे। वो मुझसे कहने लगी कि मेरी मजबूरी है, वरना मैं अभी तुझे इस काम में हरगिज नहीं धकेलती। सच कहूँ तो मुझे उस वक्त तक भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब नशे में लड़खड़ाता हुआ एक आदमी कमरे में आया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगी, लेकिन बहुत देर तक मैं अपने आप को उस आदमी से बचा नहीं सकी, क्योंकि वो एक ताकतवर इंसान था और मैं एक मासूम सी लड़की। मेरी चीखें बाहर के कमरे तक जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई भी मेरी पुकार सुनने वाला नहीं है। और उस आदमी पर तो जैसे जुनून सवार था, उसे मुझ पर तरस ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार उसके आगे हाथ जोड़कर कह रही थी, प्लीज़ अंकल मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं था। फिर मैं उसे ये कहकर समझाने लगी कि मैं तो आपकी बेटी के जैसी हूँ, लेकिन इन बातों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और इसके बाद जो भी होने लगा उससे मेरी रूह कांपने लगी थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई थी। मैं लगातार चीख रही थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और वही कोठे वाली औरत कमरे के अंदर आई, जिस वजह से वो आदमी बुरी तरह से बौखला गया और गुस्सा होने लगा कि मैंने इसकी कीमत चुकाई है, लेकिन तू मुझे डिस्टर्ब कर रही है,
तो वो कोठे वाली औरत मुस्कुराकर कहने लगी कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा कि आपके लिए और भी अच्छा इंतजाम किया जाए, इसलिए मैं आपके पीने के लिए देखिए कितना बढ़िया इंतजाम करके लाई हूँ। ये बात सुनकर उस आदमी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसने पीना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो आदमी बेहोश होकर वहीं ढेर हो गया। उसके गिरते ही कोठे वाली औरत ने उससे कहा कि देख लड़की, अगर तू यहाँ रहेगी तो मैं अब तो तुझे नहीं बचा पाऊंगी। आखिर मैं कब तक हर रोज आने वाले ग्राहकों को यूं नशे की गोलियां दे देकर बेहोश करूंगी। एक ना एक दिन तो ये राज खुल जाएगा ना, और फिर हो सकता है उस दिन मेरी जान भी ले ली जाए। मैं इतनी बड़ी दयावान भी नहीं कि अपनी जान देकर तुझे बचाती फिरूं। इससे बेहतर यही है कि तू यहाँ से भाग जा। उससे ज़्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ी बहुत मार मिलेगी, लेकिन मैं अपने पास जमा पैसे उस सेठ आदमी को दे के अपनी जान छुड़ा लूंगी, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। एक बार उसे वह पैसे मिल जाएंगे जिसकी कीमत उसने तुझे खरीद कर चुकाई है, तो फिर वह भी शांत हो जाएगा। उस औरत ने मुझे थोड़े बहुत पैसे हाथ में पकड़ाए और कहा कि यहाँ से भाग जा और किसी ऐसी जगह जाना जहाँ तू सुरक्षित रह सके। मैं तुरंत ही वहाँ से भाग कर निकल गई। सच कहूँ, उस वक्त जब मैं बाहर भागी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक बहुत भयानक जगह से बाहर निकल आई हूँ। लेकिन जब आधी रात को सड़क पर नंगे पैर मैं दौड़ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था और कुत्ते भौंक रहे थे, तब मैं एक नए खौफ से भर गई। उस वक्त मुझे लगने लगा कि इससे अच्छा तो मैं वहीं पर थी, क्योंकि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं लगातार दौड़ती चली जा रही थी कि तभी कुछ दूर निकल जाने के बाद एक नुक्कड़ पर मुझे एक आदमी नशे में धुत दिखाई दिया। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ा और मुझसे पूछने लगा, ये लड़की कहाँ जाती है, इधर मेरे पास आ। लेकिन अब शायद मुझे भी मर्दों की पहचान हो गई थी। मैं समझ गई कि आखिर इसका इरादा क्या है। मैं तुरंत ही वहां से पीछे भागी तो वो तेजी से मेरी तरफ ही लपका। मैं एक नई मुसीबत में पड़ चुकी थी। वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। मैं लगातार रो रही थी और भाग रही थी कि तभी बचने के लिए मुझे सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई और मैं उसके अंदर घुस गई और बुरी तरह से चिल्लाने लगी। वो आदमी भी इतना जानवर था कि उस झोपड़ी के अंदर घुस आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे बाहर घसीटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी पीठ पर एक जोरदार डंडा पड़ा। उस वक्त अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो आदमी बिलबिलाता हुआ बाहर निकल कर आया और गालियां देने लगा। तभी एक औरत निकली और उसने जोर से डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे वो आदमी डर कर वहां से भाग गया। जब वो वहां से चला गया और मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी तो मेरी जान में जान आई। उस औरत ने मुझे प्यार से कहा कि तू ठीक तो है ना। मैंने रोते हुए उसके गले से लग गई। सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे आज मुझे मेरी माँ ने बचाया हो। उस वक्त उस औरत ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो मुझे अपने सीने से चिपकाए हुए अंदर लेकर गई और हम दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे से चिपक कर सो गए। अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो उस औरत ने मुझे थोड़ा खाना खाने के लिए दिया और फिर उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया कि मेरा नाम कंचन है और उसके बाद मेरी जो कहानी थी वह पूरी मैंने उसे सुना दी। वो औरत मुझसे कहने लगी कि अगर तू चाहे तो यहीं मेरे पास ही रह सकती है, लेकिन देख तुझे काम करना पड़ेगा। मैंने उससे पूछा कि मुझे भला क्या काम करना होगा, तो वो कहने लगी कि जो काम मैं करती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, तो तुझे भी मेरे साथ यहाँ भीख ही मांगनी पड़ेगी और फिर हम दोनों आराम से अपना पेट भरते हुए इस झोपड़ी में रह सकते हैं। वैसे तो भीख मांगना कोई ऐसा काम तो नहीं था जिसे सीखना पड़ता, मगर मुझे भीख मांगना भी कहाँ आता था। लेकिन मैं उस औरत के साथ भीख मांगने जाने लगी और प्रैक्टिस करने लगी। धीरे धीरे कंचन ने भी भीख मांगना सीख लिया था। उस औरत को कंचन अम्मा कहकर बुलाने लगी, क्योंकि सच कहें तो वो कंचन की माँ जैसी ही थी। कभी कभार अगर अम्मा की तबीयत खराब हो जाती तो मैं अकेले ही भीख मांगने चली जाती थी और सड़क किनारे बैठकर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर मैं काफ़ी सारे पैसे भीख में मांग कर ले आई थी। और इस तरह से काफ़ी साल गुजर गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी उम्र 18 साल हो गई। अभी तक मैं अम्मा के साथ रहकर ही भीख मांगने जाती थी। हम लोगों ने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी पैसे कम ही थे,
क्योंकि ये पैसे हम लोग अपना एक घर खरीदने के लिए इकट्ठे कर रहे थे। अम्मा का कहना था कि जिस जगह पर हम लोग यहाँ सड़क किनारे रह रहे हैं, ये अवैध जगह है और जिस दिन पुलिस की नज़र में हम लोग आ गए, उसी दिन वो हमें यहाँ से निकाल फेंकेगी और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर दूसरी जगह अपना बसेरा बनाएंगे भी, तो वह जगह भी अवैध ही होगी। इसलिए हमें अपना खुद का घर खरीदना होगा। और अब तो अम्मा बोली कि मुझे तेरी भी फिक्र है, क्योंकि मेरी तो उम्र हो चली है ना। जाने वह दिन कौन सा हो जब मैं दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। फिर तू अकेली इन सड़कों पर कैसे रहेगी? क्योंकि यहाँ आदमी नहीं, यहाँ जानवर रहते हैं जो तुझे अकेला पाकर नोच खाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तेरा खुद का घर होगा तो वहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी जो कोई भी तुझ पर गलत नजर डाले। अम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और मेरा बहुत साथ दिया था। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। वो मुझसे अक्सर कहती कि तेरे माता पिता नहीं हैं तो क्या हुआ। इसीलिए तो अम्मा माँ बनकर ही मेरे बारे में इतना सोच रही थी कि जब वो दुनिया में ना रहें तब भी मैं बेसहारा ना हो जाऊं। मुझे भी अब ये बात समझ आ चुकी थी कि लड़कियों का अकेले समाज में रहना बहुत मुश्किल है, खासकर उनके जिनके सर पर किसी का भी साया ना हो। अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी उनके साथ रहते रहते उनकी काफ़ी आदत हो गई थी। मैंने भी अब मान लिया था कि दुनिया में अगर कोई मेरा है तो बस मेरी अम्मा ही है, जिसने मुझे अपने पास रखा, क्योंकि एक वही थी जिससे मेरी फिक्र रहती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी भी एक बेटी थी, लेकिन उनकी बेटी जब अपने ससुराल गई तो दहेज की लोभियों ने उसे दहेज की खातिर मार दिया। उनके पति का देहांत तो काफ़ी सालों पहले ही हो चुका था, जिसके बाद ससुराल वालों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था और अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वो ये सारी बातें रोते हुए मुझे बता रही थी। अम्मा ने कहा कि मेरी बेटी जिस तकलीफ से गुजरी, मैं नहीं चाहती कि तू भी गुजरे। इसीलिए तुझे मैं यही कहूँगी कि अगर कोई ढंग का और समझदार इंसान जीवन में मिले तो ही शादी करना, वरना इससे बेहतर तो यही है कि अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजार देना। कम से कम जिंदा तो रहेगी। और फिर एक दिन वो भी आया जब अम्मा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरे पास उस वक्त तक भी इतने पैसे नहीं हो पाए थे कि मैं अपने सर पर एक छत खड़ी कर सकती थी। इसलिए मैंने एक सुनसान जगह पर कुछ बांस खरीद कर बांस से बनी हुई छोटी सी झोपड़ी बना ली और फिर उसमें रहते हुए ही भीख मांग कर मैं अपना गुजारा करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं सड़क के किनारे खड़ी हुई भीख मांग रही थी, लेकिन वो जगह बहुत सुनसान थी। वहाँ मुश्किल से ही कुछ लोग आ जा रहे थे, क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे। ज़्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और सड़कें भी सुनसान होती थीं कि तभी वहाँ पर अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने सोचा कि ज़रूर कोई सेठ आदमी है, तो इससे मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। इसलिए मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन मैं तब तक घबरा गई जब वो आदमी भी उतर कर मेरी तरफ ही बढ़ने लगा। वो मुझे बहुत ही अजीब नज़र से देख रहा था, जिससे मैं घबरा गई। मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाए और फिर वापस किसी कोठे पर बेच दे। ये सोचकर मैं तुरंत ही पीछे हटने लगी, पर वो आदमी तुरंत चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागा कि मेरी बात तो सुनो। अरे लड़की, मेरी बात सुनो एक बार। पर मैं समझ चुकी थी कि ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर भाग गई। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन मैं एक जगह पर बने हुए बहुत ही अच्छे घर पर भीख मांगने के लिए पहुंच गई थी। मैंने जब उस दरवाजे पर दस्तक दी, तभी एक आदमी ने आकर दरवाज़ा खोला। पहले तो मुझे उस आदमी का चेहरा पहचान में नहीं आया। वो मुझसे कहने लगा कि तुम अंदर आ जाओ। मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने इस आदमी को कहीं तो देखा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। फिर जब मुझे अचानक याद आया कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन मुझे पकड़ना चाहता था, तभी मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बुरी तरह से घबरा गई और उससे कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वह आदमी कहने लगा कि देखो, तुम घबराओ मत, मेरी बात समझो और चुपचाप वहाँ सोफे पर बैठ जाओ। मैं डरी हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता तो मेरे लिए तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई और वो आदमी भी खुद मेरे सामने बैठ गया
वो घर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। ऐसा घर तो आज तक मैंने सिर्फ बाहर से ही देखा था, क्योंकि हम तो हमेशा दरवाजों से ही भीख मांग कर लौट जाते थे। कभी घरों के अंदर जाने का मौका तो हमें मिलता ही नहीं था। आज पहली बार मुझे ये मौका मिला था। इस घर को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि लोग इतने अच्छे घरों में भी रहते हैं। वो आदमी अभी भी चुपचाप बैठा था और ये देख रहा था कि मैं उसका घर देख रही हूँ। सच कहूँ तो उसके घर को देखते हुए मेरे अंदर भी यही इच्छा जागने लगी कि काश मैं भी पैसे जोड़कर अपना घर भी ऐसा ही बनवा पाऊं। तभी उस आदमी ने मुझसे जो बात कही, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने होश ही खो चुकी हूँ। वो कहने लगा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो? उसका ये सवाल सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने तो सोचा था कि शायद वो मेरा फायदा उठाने के लिए मुझे घर के अंदर बुलाकर लाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना बड़ा ऑफर भी दे सकता है। इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना होगा। कंफर्म करने के लिए मैंने दोबारा उनसे ये बात दोहराई, तो उन्होंने दोबारा से मुझे अपने बेटे से शादी करने का ऑफर दिया। सच कहूँ तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मैं भी अकेले रह रहकर परेशान हो गई थी। मैंने फिर बिना सोचे समझे ही शादी के लिए हाँ कर दी। अब उनका बेटा जो भी था, जैसा भी था, लेकिन मेरी उससे शादी होने वाली थी और ये बात मेरे लिए काफ़ी थी। उसके अलावा मैंने उस वक्त कुछ सोचा ही नहीं और फौरन ही शादी के लिए तैयार हो गई। मेरे बस हाँ करने की ज़रूरत थी। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें अब हमारे घर पर ही रहना होगा और तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। वो आदमी कहने लगा कि कल सुबह ही तुम्हारी मेरे बेटे के साथ शादी होगी। उस आदमी की इतनी जल्दबाजी पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, मगर फिर मैं इस बात को इग्नोर कर दिया। मैं अपनी झोपड़ी में पहुंच गई और वहां से अपना कुछ सामान और बैग उठाकर ले आई, जिसमें मेरे कुछ कपड़े, ज़रूरत का सामान था। मैं वापस उस आदमी के घर आ गई थी। उस आदमी ने मुझे अपने घर में रहने के लिए एक कमरा दिया और कहा कि अब तुम इस कमरे में रहोगी। वो कमरा भी बहुत खूबसूरत था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर अभी तक यकीन ही नहीं था, मगर वो आदमी अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों करवा रहा था, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो एक आम सी भीख मांगने वाली लड़की थी। वो आदमी चाहता तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े और बहुत ही अमीर परिवार की बेटी से करवा सकता था, पर उसे मैं ही क्यों पसंद आई थी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जबकि वो तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मगर मैंने फिर भी इस बात को नज़रअंदाज किया और सोचा कि मुझे क्या मतलब, मुझे तो बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आखिर कब तक मैं यूं ही अकेली भीख मांगती फिरूंगी। पहले की बात और थी, अम्मा ने मुझे पालकर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अब मैं अकेले कब तक दर दर की ठोकरें खाऊंगी और उस झोपड़ी में रहूंगी। वहां पर भी तो मैं सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में मुझे इस आदमी का ऑफर सबसे बेहतर लगा। वो आदमी जैसे भी सोचकर मुझे अपने बेटे के लिए चुन रहा था, मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं इतने बड़े घर के बेटे की पत्नी बनने वाली हूँ। वैसे भी एक ना एक दिन मुझे शादी तो करनी ही थी। अब जबकि मैं भीख मांगने वाली लड़की थी, तो दूर दूर तक भी मेरे लिए ऐसे परिवार का रिश्ता तो नहीं आता। लेकिन ये तो मेरा भाग्य अच्छा था कि खुद इस आदमी ने मुझे अपने बेटे से शादी करने का ऑफर दिया। इससे ज़्यादा भला मुझे और क्या चाहिए था। वह आदमी मुझे कमरे में छोड़कर चला गया, जिससे मुझे इस बात की भी तसल्ली हो गई थी कि आदमी मेरा गलत फ़ायदा हरगिज़ नहीं उठाएगा। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर आई। वो कहने लगी, मैडम, खाना खाने के बाद आप सो जाना, सुबह आपकी शादी है, उसके लिए मैं आपको तैयार करने आ जाऊंगी। वो खाना रखकर चली गई। उसके जाने के बाद मैं खाना खाने लगी। फिर फ्री होकर मैं थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। मुझे कब नींद आई कुछ पता नहीं चला। जब मैं सोई तो मेरी आंख अगली सुबह ही खुली। सुबह लगभग 8 बज रहे थे। तभी वो आदमी मेरे कमरे में आया और उसने मुझे जगाया। मैंने घबरा कर उसे देखा कि उसके साथ वो नौकरानी भी थी। वो मुझे तैयार करने के लिए आई थी और उनके पास दुल्हन के कपड़े मौजूद थे। फिर नौकरानी ने नाश्ता भी लाकर वहीं रख दिया और वो आदमी कहने लगा कि तुम नाश्ता करने के बाद तैयार हो जाना, इस सामान में तुम्हारे दुल्हन बनने का सारा सामान है। वो आदमी मुझे ये सब बताकर चला गया। उनके जाने के बाद
मैंने वो सारा सामान खोलकर देखा। उसमें कपड़ों के साथ साथ बहुत सारे कीमती जेवर भी मौजूद थे। ये सब कुछ देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी इतने कपड़े और जेवर मेरे लिए भी होंगे और मैं इनको पहनकर दुल्हन बनूंगी, वो भी इतने बड़े अमीर परिवार की। ये सारा सामान देखने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और तैयार होने लगी। ये सारे जेवर और कपड़े पहनकर मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी और इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आज तक मैंने इतने कीमती कपड़े कभी नहीं पहने थे। 1 घंटे के बाद मेरी शादी होनी थी। मेरे चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया था और मेरी शादी की सारी रस्में शुरू हो गई थी। मेरी शादी किससे हो रही थी उसको तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं था। वो लड़का कैसा था, कौन था, इसके बारे में अभी तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। यहाँ तक कि मैंने उसकी हल्की सी झलक भी नहीं देखी थी, क्योंकि उस आदमी के बेटे ने अपने चेहरे पर सेहरा पहना हुआ था। वो पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी कद काठी को देखकर ऐसा तो लग रहा था कि उस आदमी का बेटा वाकई में बहुत स्मार्ट है। होना भी चाहिए था, क्योंकि वो आदमी भी इस उम्र में भी बहुत हैंडसम दिखता था। जब मेरे पति ने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया तब भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि मैंने नज़र उठाकर उसे देखा ही नहीं। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद उस आदमी ने मुझे वापस उसी कमरे में भेज दिया जो रूम मुझे रहने के लिए दिया गया था। फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि कंचन, तुम्हारे पति ने मन्नत मांगी है कि वो पूरे 3 महीने तक अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर भी जा रहा है। वहाँ से आने के बाद ही वो तुमसे मुलाकात करेगा। मुझे उस आदमी की ये बात माननी पड़ी। इतने दिन होने के बाद भी मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा था। मैं उस आदमी के घर में आराम से रह रही थी। यहाँ मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मेरा पति अभी तक बाहर से वापस नहीं आया था, ना ही अभी तक मैंने उसे देखा था। मैं बस उसी के घर में रह रही थी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर एक दिन इसी तरह मुझे ख्याल आया कि मन्नत तो मेरे पति ने मांगी है। मैंने तो कोई मन्नत नहीं मांगी कि मैं अपने पति को ना देख सकूं। मैं अपनी मन्नत पूरी होने से पहले अगर मुझको नहीं देख सकता, लेकिन मैं तो उसे देख सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने तो कोई मन्नत नहीं मांगी। ये सोचकर मैंने अपने पति को देखने का इरादा किया। मैंने अपने ससुर से कहा कि मुझे अपने पति की फोटो देखनी है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे साफ इनकार कर दिया। वो मुझसे मेरे पति की फोटो दिखा ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन मैं अपने ससुर के कमरे में जाकर चुपके से उनके कमरे की तलाशी लेने लगी और मेरे हाथ में मेरे पति का कोई फोटो लग जाए, ताकि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ फोटो देखकर ही अपने ससुर के कमरे से निकल जाऊंगी। मैं अभी वहां चुपचाप अपने पति का फोटो ढूंढ ही रही थी कि लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कमरे में कोई आ रहा है। मैं जल्दी से अलमारी के पीछे छुप गई कि कहीं मेरे ससुर ने मुझे देख तो नहीं लिया, तो वह ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन वो जो कोई भी कमरे में आया वो मेरे ससुर नहीं बल्कि किसी और लड़के के बोलने की आवाज़ थी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जब मैंने उस लड़के को देखा तो मैं हैरान थी। उस लड़के के चेहरे पर अजीब सी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेहरा मुझे नजर आ रहा था। तब मुझे याद आया कि इस लड़के को तो मैंने काफ़ी महीनों पहले देखा था। मुझे ठीक से वो दिन याद है। भीख मांगने के लिए मैं निकली थी, लेकिन उस दिन मुझे काफ़ी देर हो गई थी और मैं सड़क से घर आ रही थी, तो चारों तरफ बिल्कुल सुनसान रात का टाइम था। तभी वो लड़का मुझे अपनी कार के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो किसी से बात कर रहा था। मेरी नज़र जैसे ही उस लड़के पर पड़ी, मैंने सोचा घर जाने से पहले कुछ पैसे इससे भी मांग लेती हूँ। मैं उस लड़के के पास पहुंची तो उसने मुझे ध्यान से देखा और कॉल काट दी। फिर वो मुझसे कहने लगा कि तुम अकेली सुनसान इस सड़क पर क्या कर रही हो? इतनी रात को यहाँ वहाँ अकेले तुम्हारा घूमना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैंने उससे कहा कि साहब मेरी मजबूरी है, लेकिन बस मैं घर जा ही रही हूँ। उसने तुरंत ही 100 रुपए का एक नोट निकाला और मेरी तरफ आगे बढ़ा दिया। 100 के नोट को देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। फिर वो मुझसे बोला कि अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ, क्योंकि रात बहुत हो रही है और ये इलाका ठीक नहीं है। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पहली बार मैंने किसी ऐसे मर्द को देखा था जो एक लड़की की इज्जत की फिक्र कर रहा था। मैं जैसे ही वहां से आगे बढ़कर निकल गई, तभी मुझे अचानक से
कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब पलट कर देखा तो 2 आदमियों को उस कार वाले लड़के को पीटते हुए देखा। मेरी तो उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। वो आदमी उस लड़के को मार रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस लड़के को कैसे बचाऊं। वो लोग तो उस लड़के की जान लेने के लिए हथियार भी लाए हुए थे। तभी मुझे याद आया कि मेरे बैग में तो हमेशा एक बड़ा सा चाकू रहता है। अम्मा ने मुझे मेरी सेफ्टी के लिए ये चाकू दे रखा था। वो मुझसे कहती थी कि मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अगर कभी भी कोई परेशान करने की कोशिश करे तो उसे चाकू मारकर घायल कर देना। मैंने तुरंत अपने बैग से चाकू निकाला और उन दोनों आदमियों पर मैं चाकू लेकर टूट पड़ी। लेकिन तब तक उन लोगों ने उस लड़के पर कई वार कर दिए थे। उसके चेहरे पर बहुत घाव हो चुके थे और वो दर्द से तड़प रहा था। लेकिन जब उस लड़के को मेरा भी साथ मिल गया तो हम दोनों ने मिलकर उन आदमियों को बहुत मारा। हमें लगा कि अब ये भाग जाएंगे, लेकिन तब तक और भी आदमी आ गए। ये देखकर मैं और वह दोनों ही घबरा गए। उस लड़के ने मुझसे कहा, जल्दी से कार में बैठो। मैं तुरंत ही उसकी कार में बराबर में बैठ गई और उसने बहुत तेजी से कार चलाना शुरू कर दिया। हम काफी दूर निकल आए थे। मैंने उस लड़के से पूछा, वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे? लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो मुझसे कहने लगा कि तुम बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे भी अब हॉस्पिटल जाना होगा। मैं देख रही थी कि उसकी बहुत खून बह रहा था। उसके चेहरे पर बहुत जगह कट लगे हुए थे। फिर वो लड़का मुझे मेरे घर पर छोड़कर वापस चला गया था। मैं उसकी गाड़ी से उतर गई। उसके बारे में मैं कोई जानकारी भी नहीं ले सकी। उस दिन के बाद से आज मैं इस लड़के को यहाँ पर देख रही थी। इस लड़के को देखकर डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे। मैं जल्दी से वापस आकर अपने कमरे में छुप गई। लेकिन अब मैं पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके कमरे में वो लड़का कौन था। मैंने अपने ससुर को बता दिया कि मैं आपके कमरे में चोरी चुपके अपने पति की फोटो देखने के लिए गई थी। तब मैंने वहां पर एक लड़के को देखा। मेरे ससुर कहने लगे, मुझे तुम्हारी आंखों का ये वहम लगता है। घर में सच में कोई लड़का नहीं है। मेरा बेटा और तुम्हारा पति, वो भी घर से बाहर गया हुआ है। और फिर तुम मुझे बिना बात मेरे कमरे में क्यों गई थी? मैंने कहा कि मैं आपके कमरे में अपने पति की फोटो देखने के लिए गई थी। मैंने आपको सच सच बता दिया है। लेकिन फोटो की जगह मुझे वहां पर एक लड़का मिला, जिसको मैंने पहले भी एक बार देख रखा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि यहाँ सिर्फ मैं और आप ही रहते हैं? अब आप जल्दी से मुझे बताओ कि वो लड़का कौन है। उसके बाद मेरे ससुर ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वो कहने लगे कि वो लड़का तुम्हारा पति है और इस लड़के से ही तुम्हारी शादी हुई है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई उससे मैं पहले भी मिल चुकी थी। मैंने अपने ससुर से कहा कि आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई? आपने मुझसे कितने झूठ बोले? पहला झूठ तो आपने यही कहा कि इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है। दूसरा झूठ ये कि आपके बेटे ने मन्नत मांगी है और वो काम के सिलसिले में बाहर चला गया है। 3 महीने से पहले वो वापस नहीं लौटेगा, जबकि आपका बेटा तो इसी घर में आपके कमरे में ही मौजूद था। अब आप मुझे अपने बेटे से मेरी शादी करने की वजह बताइए। आप अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से भी तो करवा सकते थे। आपने मुझे ही क्यों चुना अपने बेटे के लिए? और फिर उस दिन वो गुंडे आपके बेटे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये सब बातें कोई आम नहीं थी। इन सब बातों के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह छुपी हुई थी। मेरे ससुर मेरे सवाल सुनकर खामोश हो गए। वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे थे, लेकिन उनके अलावा मुझे इन सवालों के जवाब कोई और नहीं दे सकता था। मैं यही सब सोच रही थी कि कहीं बड़े घर में शादी करने के चक्कर में मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। अब मुझे बहुत डर महसूस होने लगा। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं अपने ससुर को वहीं छोड़कर अपना सामान पैक करने अपने कमरे में चली गई। मैंने फैसला कर लिया था, मैं इस घर को छोड़कर वापस अपनी झोपड़ी में चली जाऊंगी। अपना सामान लेकर मैं जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरे ससुर खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे जाता देखकर मेरे ससुर मुझे रोकने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक शर्त पर ही रुकूंगी, जब आप मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। फिर उन्होंने बताया कि दरअसल गांव में हमारी काफ़ी ज़मीन जायदाद है, लेकिन हम लोग यहाँ शहर में रहने लगे थे।
काफ़ी साल पहले हम लोग भी गाँव में रहते थे, लेकिन हमारे ही परिवार के कुछ लोगों ने मेरी पत्नी के ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया जिसकी वजह से उसका देहांत हो गया। क्योंकि उनकी गलत नज़र मेरी जायदाद पर थी, मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार था और इसीलिए मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ शहर में आ गया। मेरे बेटे का नाम रजत है, वो मेरा इकलौता बेटा है। मेरी गांव में करोड़ों की ज़मीन है। उन लोगों की चालाकी देखकर मैंने उस ज़मीन को अपने बेटे के ही नाम पर कर दिया। जब मैं शुरुआत में शहर में आया तो मुझे पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। इतने सालों तक मेरे परिवार के लोग मेरी ज़मीन पर कब्जा करके ऐश करते रहे, जबकि उसका असली मालिक मेरा बेटा है। जब मेरे बेटे ने इस बात को जाना तो उसने अपना हक मांगने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की ठान ली और मेरे परिवार के लोगों को साफ चेतावनी दी कि उसकी संपत्ति पर वह अब नज़र भी ना डालें। और इधर उसने उन लोगों के खिलाफ केस कर दिया। केस चला और फिर सारी जायदाद वापस मेरे बेटे के हक में आ गई, जिस वजह से वो लोग बहुत बुरी तरह से खिसिया गए और फिर बदला लेने के लिए ही उन्होंने गांव से मेरे बेटे को मारने के लिए गुंडों को भेजा था। मैं उस वक्त बहुत डर गया था, लेकिन जब मेरे बेटे ने ये बताया कि एक लड़की की वजह से ही मेरे बेटे की जान बच पाई, तो मैंने दिल ही दिल में भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करने लगा। मेरे परिवार में एक खानदानी पुरोहित हैं जो हम सब की कुंडलियाँ देखते हैं और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमें हमेशा ये बताते आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने अपने बेटे पर आई इस आफत के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जब वो लोग एक बार हमला कर सकते हैं तो फिर वो दोबारा भी मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए मैं उन पुरोहित जी के पास गया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता हूँ जिसने पहले हमले में उसकी जान बचाई थी, तो मेरे बेटे के ऊपर से ये बला अपने आप ही टल जाएगी और फिर कभी भी मेरे बेटे पर यह मुसीबत नहीं आएगी। उनकी ये बात सुनकर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। उस दिन भी जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरा बेटा कार में ही बैठा था। उसने मुझे बताया कि पापा, यही वो लड़की है जिसने मुझे बचाया था। मैंने सोचा था कि मैं खुद आगे बढ़कर तुमसे बात करता हूँ, लेकिन तुम ना जाने क्यों मुझे देखकर डर गई और वहाँ से भाग गई। लेकिन जब उस दिन मैंने तुम्हें खुद अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो उससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिला और इसीलिए मैंने तुम्हें अंदर खींच लिया और फिर अपने बेटे से शादी करने की बात कही। मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस शादी के लिए मान जाओगी, क्योंकि भला एक भिखारी की जिंदगी कौन लड़की जीना चाहती है। तुमने जिस तरह से मेरे बेटे की जान अपनी जान दांव पर लगाकर बचाई थी, उससे मुझे इतना तो यकीन था कि तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम मेरे बेटे से अपना रिश्ता पूरी जिंदगी बिना किसी लोभ के निभाओगी। और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा दी और पुरोहित जी की बात सच साबित हुई। इधर जैसे ही तुमसे मेरे बेटे की शादी हुई थी, उधर उन सभी लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई। दरअसल वो लोग दबंगई करते रहते थे और उन्होंने कुछ लोगों की और ज़मीनें हड़पने के लिए कई हत्याएं भी की थी, जो जुर्म साबित हो गए और उन सबको उम्र कैद की सजा हो गई और मेरा बेटा हमेशा के लिए उन लोगों के कहर से बच गया। देखो बेटी, ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी की है। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो और उसकी पत्नी ही रहोगी। मेरा बेटा भी उस दिन से ही तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुमने उसे गुंडों से बचाया था। और जब उसे ये पता चला कि मैं उसकी शादी तुमसे करवा रहा हूँ तो वो बहुत खुश हो गया था। मेरे बेटे ने यह भी सोच लिया था कि वो अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर देगा, क्योंकि उसकी जान सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बची थी। ये सब कुछ सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरा पति भी वहीं पर खड़ा था। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं दरअसल तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सारी बातें सच हैं जो पापा ने तुम्हें बताई। मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया। ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुझसे नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि मुझसे प्यार करते हैं। मेरी ज़िंदगी में अम्मा और रजत ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे प्यार किया। मेरे ससुर भी मुझ पर स्नेह लुटाते थे, वरना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में हर इंसान मतलबी है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, हर इंसान एक दूसरे से नफरत करता है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी, लेकिन अभी तक मेरे जहन में ये सवाल था कि मेरे पति ने मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाया था।
मैंने उससे सवाल किया तो वो कहने लगा कि अब तो तुम साफ सामने देख रही हो कि मेरे चेहरे पर कितनी पट्टियां बंधी हुई हैं। दरअसल उस दिन जब मुझ पर हमला हुआ था तो मेरा चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका था और मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी के सामने इस बुरे चेहरे के साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना पूरा इलाज करवाने के बाद जब सर्जरी से मेरा चेहरा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें सरप्राइज देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने आगे बढ़कर रजत से कहा कि मुझे तुम्हारे खराब चेहरे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें दिल से अपना पति मानती हूँ। अब मैं खुशी खुशी अपने ससुर और अपने पति के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।